हेलो एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज। बेसिकली ये पूरा फुल चैप्टर है, लेकिन इसमें आपके बेसिकली तीन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि कवर किए गए हैं अंडर द 2021 सिलेबस, जो कि इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और आपको मैं बता दूं, अगर इस किसी को प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। सिर्फ एक लास्ट चैप्टर रह गया है, दैट इज़ अ मैथमेटिकल टूल्स फॉर द इकोनॉमिक्स, दैट इज़ लेफ्ट ओनली। ठीक है, दैट इज़ चैप्टर 23। बाकी सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, तो अगर किसी को वो चैप्टर्स देखने हैं, अगर कोई डाउट्स है तो आप वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी चैप्टर दैट इज़ अ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट पे आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इसी पे ही ज़्यादा फोकस किया गया है इस चैप्टर पे। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना, ये बहुत टाइम से चली आ रही है। ठीक है, दो हमने 1981 के बाद और 1991 के बाद जब हमारी रिफॉर्म्स आई तो हमने काफ़ी इसमें इम्प्रूव किया, और गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे स्कीम्स प्लान निकाले जो कि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। तो उसकी वजह से काफ़ी जो है हद तक हमें अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया, लेकिन अभी भी सिचुएशंस कुछ खास सुधरी नहीं है। ठीक है, अभी भी कुछ जो उसकी ग्रोथ रेट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की इतनी नहीं है जितनी हमें रिक्वायर्ड है इस समय। ठीक है, हमारी कंट्री को। आपको एक बात और बता दूं कि हमारी कंट्री में एक CMIE करके एक जो एक तरह के आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशन है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है स्टेट वाइज और कंट्री वाइज भी पब्लिश करता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, इट्स फुल फॉर्म इज सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी। ओके, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी। ये एक ऐसा, आप जाके इनकी गूगल पे इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये आपको हर मंथ वाइज डाटा भी देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, पर डे भी देते हैं, और आपके स्टेट वाइज भी देते हैं, और पूरा ऐसा कंट्री ऐसा होल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का भी डाटा आपको परसेंटेज प्रोवाइड करते हैं, और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का भी परसेंटेज प्रोवाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आपको बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको देखना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो के बाद आई होप आप सब लोग इसे सर्च करेंगे गूगल पे CMIE करके। ठीक है, इस वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया या अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट चल रही है इंडिया में, रूरल अर्बन स्टेट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि इंडियन इकोनॉमी हैज विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द रिसेंट ईयर, पर्टिकुलरली सिंस 1981। मैंने ऑलरेडी बता दिया। आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ आफ्टर 1991 बेसिकली, है ना, आफ्टर द LPG पॉलिसीज। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस चैप्टर्स में। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो एब्सोलूट एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। ओके, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो एब्सोलूट इंक्रीज हुई, और एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई। बेसिकली आप कह सकते हो कि एक स्टैग्नेंट ग्रोथ थी। ओके, ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा लेवल पे जो है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट वो कम हुई हो और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हुई हो। स्पेशली हम अगर बात करें कोविड-19 के बाद जो सिचुएशन आई है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है, और इसी टाइम पीरियड के अंडर आप कह सकते हैं कि 12 करोड़ जॉब्स अक्रॉस द कंट्री द पीपल हैव लॉस्ट। ठीक है, तो यू कैन जस्ट कंसीडर दैट दिस इज हाउ मच दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी। ठीक है, आपको बहुत चीज़ों का ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगेगा कि इंडिया कौन कौन सी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, और मैं उसके कुछ सॉल्यूशंस भी अपने लेवल पे बताने की आपको कोशिश करूंगा। एंड इवन यू शुड ऑल्सो थिंक द सॉल्यूशंस to these problems related to the Indian economy being a student of economics. So जो employment refers to the situation, पहली बात देखो employment और unemployment होता क्या है। employment आपको पता ही है, employment refers to the situation when person is able to earn a livelihood either through self employment or by working as a wage employment। कहने का मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है ना, वो क्या करता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई भी इंसान आराम से अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, या वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे, या फिर उसका कोई बिजनेस हो, या फिर वो वेज एम्प्लॉयमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी दूसरे के अंडर काम करे, कि यहाँ पर्टिकुलरली जॉब करे, या पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि सैलरी पे काम करे, है ना, किसी दूसरे के अंडर काम करे बेसिकली। ठीक है, तो दैट इज सिचुएशन इज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट। ऑन द अदर हैंड आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जब पर्सन या एनी पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क, ठीक है, वो कोई जॉब करना चाहता है, ठीक है, हु इज विलिंग टू वर्क बट ही डज नॉट गेट द वर्क, है ना, एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। मतलब कहने का मतलब है, अभी इस समय आज की बात करें कि फॉर एग्जांपल मैं 15,000 या 15,000 रुपीज़ की जॉब मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मुझे वो नहीं मिल रही,
है ना, वो चेंज भी हो सकती है, किसी के लिए 25,000 हो सकती है, ठीक है, किसी के लिए मतलब जो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट है, मान लीजिए कि 15,000 जो 15,000 को जो वेज रेट अभी चल रही है किसी पर्टिकुलर जॉब में, और मैं इसके लिए मैं मतलब मैं तैयार हूँ 15,000 की जॉब करने के लिए, लेकिन मैं नहीं मतलब मुझे मिल ही नहीं रही जॉब बेसिकली, ठीक है, मतलब एक्सिस्टिंग वेज रेट जो चल रही है, जो वेज रेट जो मतलब जो सैलरी मिल रही है इस समय, उस सैलरी पे मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रही है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पर्सन हु इज एबल, मतलब वो काम कर सकता है, सक्षम है, और दूसरी बात है विलिंग टू वर्क, मतलब वो करना भी चाहता है एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में। चलिए, अब ये आपका सिलेबस में इस बार नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। अब डायरेक्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट मीनिंग एंड इट्स टाइप। तो मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसकी डेफिनेशन बता दी क्या होती है, ठीक है। अब आ जाइए सीधा आप टाइप्स पे, ठीक है। तो मीनिंग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मीनिंग ऑलरेडी अब मैंने आपको बता दिया यहाँ इस पर्टिकुलर में, ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 2 मार्क्स की डेफिनेशन है कि डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट आपको आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ आपको, इसमें एक चीज़ और लिखी है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, वो क्या होती है, वॉलेंट्री भी हो सकती है, मतलब आप खुद ही नहीं काम करना चाह रहे हो तो आप क्या हो, अनएम्प्लॉयड है, तो आपकी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। और एक होती है आपकी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जब आप काम करना चाहते हो, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनवॉलेंट्री, ठीक है। जो वॉलेंट्री तो मतलब वो खुद ही काम नहीं करना चाह रहा है ना, तो वो तो हम एक्सक्लूड कर देंगे, और इसमें और भी चीज़ें एक्सक्लूड करेंगे, जैसे मान लीजिए सॉरी जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि आपका ये देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि जो मतलब चोर हैं या थेफ्ट्स हैं, ठीक है, जो चोरी करते हैं, और जो या बेसिकली जो इलीगल बिजनेस करते हैं, उसको भी क्या कहा जाता है, इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, वो भी कोई तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एंड द पीपल हु इज सिटिंग आइडल, ठीक है, जो कोई काम करना नहीं चाहता, दे डू नॉट वांट टू वर्क, ठीक है, दोस्त हु डू नॉट वांट टू वर्क मे बी टू द लेजीनेस और अदरवाइज, ठीक है, कोई भी एक सिचुएशन में अगर वो काम नहीं करना चाहता तो उसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो वॉलेंट्री आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन्स देयरफॉर आर नॉट कंसीडर्ड द अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर कोई खुद ही काम नहीं करना चाह रहा तो उसको क्या करेंगे, हम बेसिकली उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे फिर से डेफिनेशन वही रिपीट कर दी गई है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज आर सम able bodied person who have ability to work and are willing to work at prevailing wage rate but are not find work and which may yield them some irregular income, उसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, उसकी जो है इनकम उनको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम हमारी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब आ जाइए टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। ये जो आप इकोनॉमिस्ट देख रहे हैं ना, इसके बारे आप 12th में और डीपली पढ़ेंगे, ही वॉज अ वेरी ग्रेट इकोनॉमिस्ट, तो अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इनके बारे, 12th क्लास में आप उसे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाइए, द फर्स्ट इज दैट इज अ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, द फर्स्ट इज द साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज द साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब हमारी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होती हैं। देखिए, अब फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ऑलरेडी बिजनेस साइकिल में बताया था क्या होता है, इस टाइप से हमारी जो इकोनॉमी चलती है, पहले जो एक रिकवरी फेस होता है, फिर एक पीक पे होता है, फिर रिसेशन होता है, फिर डिप्रेशन होता है, फिर रिकवरी होती है, फिर पीक होता है। तो ये एक जो है साइकिल है, ये फॉलो होती रहती है। तो जब हमारा ये पीरियड होता है, मतलब रिसेशन होता है और बेसिकली जो डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन और रिसेशन के केस में आपका क्या होगा, ये जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, मतलब जब आपकी इकोनॉमी जो साइक्लिक फ्लक्चुएशन की एडवर्स कंडीशन में है। एडवर्स कंडीशन क्या है आपकी, देखिए, एक तो रिकवरी है, सॉरी आपका एक रिसेशन है, ठीक है, एक तो रिसेशन है जब आपकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, और आपका जो डिप्रेशन है। तो अभी रिसेंटली अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हम रिसेशन की साइड जा रहे हैं, है ना, -23% की ग्रोथ रेट में। तो अगर ऐसे चलता रहा तो हम हो सके डिप्रेशन में भी आ जाए। तो इस समय आप देखेंगे कि इसलिए हमारी जॉब्स जा रही हैं। तो ये क्या है, हमारी कंट्री में इस समय क्या हो रहा है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। और जैसे ही हमारी इकोनॉमी रिकवर करेगी, डेफिनेटली किसी ना कभी तो जरूर करेगी ही, ठीक है। अब कितना टाइम लगता है वो आगे देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो लेकिन जो जितने इकोनॉमिस्ट है, बड़े बड़े डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो 1 ईयर का टाइम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 1 साल बाद हमारी जो इकोनॉमी को टाइम लग जाएगा वापस उठने के लिए, ठीक है, प्रॉपरली। तो तब तक हमारी क्या रहेगी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, क्योंकि बहुत से जो प्रोडक्शन लेवल्स है वो क्लोज डाउन हो जाएंगे। उसकी वजह से बहुत से जो कंपनीज है अपने वो एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर सकती हैं,
ठीक है। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड विद अ डाउन स्विंग एंड डिप्रेशन फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है। तो जब आपका बेसिकली जब बूम होगा, मतलब आपका प्रॉस्पेरिटी होगी, मतलब पीक पे होंगे आप, तब तो आपकी क्या होगी, बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हाई होंगी, इस लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हाई होती है, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हाई होंगी तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और इस फेस में जो अनएम्प्लॉयमेंट की आपको सबसे कम रेट देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही इकॉनमी अब क्या आएगी, रिसेशन की फेस में आएगी, कोई भी रीज़न हो सकता है, इंटरनल रीज़न हो सकता है, हमारा कोई डोमेस्टिक रीज़न हो सकता है, या इंटरनेशनल इकॉनमी की वजह से बेसिकली हम रिसेशन में भी जा सकते हैं, या फिर डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये जो फेस होता है, ये जो पीरियड होता है आपका, ओके, आपका जो रिसेशन और डिप्रेशन का, जब इसमें आपका क्या होता है, लेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, या लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, लो आउटपुट होता है, और इसमें आपका लो लेवल ऑफ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। यहाँ पे बहुत लोगों की नौकरी जाती है, या कह सकते हो कि काफ़ी लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं इस फेस में। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा आपको कोई इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, दैट इज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये बेसिकली आपका ज़्यादातर किस में होता है, आपका डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। आपका इवन जो साइक्लिक, आपका इससे पहले हमने जो साइक्लिक फ्लक्चुएशंस पढ़ा ना, वो भी आपका डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत देखने को मिलता है। लेकिन जो आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ये भी आपका बेसिकली आपका एक डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जो आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपका डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है, लेकिन हो सकता है कई बार ये हमारा डेवलपिंग कंट्री में भी देखने को मिले। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखिए ये क्या होता है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। कहने का मतलब मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए मैं अभी एक स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, बाय द वे मैं कर भी रहा हूँ, मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, ठीक है, 11th-12th इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। तो क्या, अब मान लीजिए कि मुझे इस स्कूल से मतलब कोई रीज़न से मुझे अब इस जॉब नहीं करनी, ये पर्टिकुलर स्कूल में मैं जॉब कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, स्विच करूँगा, मैं दूसरे स्कूल में जाऊँगा। अब हो सकता है कि मान लीजिए मैंने अभी रिज़ाइन कर दिया और मुझे एक दूसरा स्कूल अभी मिला नहीं है, तो हो सकता है ये मुझे 4 महीने वेट करना पड़े, है ना, अपने नया स्कूल फाइंड करने के लिए, बेसिकली न्यू जॉब फाइंड करने के लिए, कि आपको कुछ टाइम पीरियड चाहिए होता है। अगर आपके पास डायरेक्टली आपको कहीं से ऑफर नहीं होता, या आपका कहीं नहीं हो रहा होता, तो आपको वेट करना पड़ता है, आपको ट्राई करना पड़ता है। तो ये जो टाइम पीरियड है, मान लो 4 मंथ्स, तो 4 मंथ के लिए मैं बेरोजगार बैठ गया, तो वो हमारी क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। कि जब आप क्या करते हो, स्विच करते हो जॉब, है ना, जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब में जाते हो, तो क्या होता है, आपको नॉलेज नहीं होती कि कहाँ पे वैकेंसी है, कहाँ पे वैकेंसी नहीं है, कौन सा मतलब बेसिकली आपको इंस्टीट्यूशन रखेगा, कौन सा नहीं रखेगा, कहाँ पे ज़रूरत है, कहीं कहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली ये क्या होती है, लैक ऑफ नॉलेज एंड मोबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द लेबर, है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कौन से, मैं डेफिनेटली आई डोंट नो कि बाहर से तो पता लगता नहीं है किस जॉब किस स्कूल में वैकेंसी है या नहीं, टिल देन आई सी द एडवर्टीजमेंट। तो मुझे उसके लिए कुछ टाइम पीरियड मेरा, या कह सकते हो बर्बाद हो जाएगा या वेस्ट हो जाएगा नई जॉब फाइंड करने के लिए। तो उस टाइम पीरियड के बीच में जो मैं अनएम्प्लॉयड हूँगा, तो मुझे क्या बोला जाएगा, दैट अनएम्प्लॉयमेंट विल बी कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका, ठीक है, देखिए, और मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, जो साइक्लिक और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली आपको डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलती है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज को देखने को मिलती है आपको। लेकिन जो हम थर्ड वाली जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ने वाले हैं, ये आपको हमारी जो कंट्री इंडिया में आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए दैट नेक्स्ट इज अ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो ब्लैक हेडिंग्स में ना, अगर ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन आपको आता है कि डिफाइन द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जितना ये ब्लैक हेडिंग में आपका लिखा है। तो ये लिखा क्या है, पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डू नॉट गेट वर्क बिकॉज ऑफ अ लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। मतलब जब बहुत लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को काम ही नहीं मिलता, क्योंकि जॉब्स है ही नहीं या लिमिटेड है। ठीक है, जॉब्स मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं है, इट इज़ लिमिटेड। मान लीजिए कि 100 लोग इस समय जॉब मार्केट में है, मतलब जिनको जॉब चाहिए, लेकिन है सिर्फ कितनी, आपकी मान लीजिए सिर्फ 40 जॉब्स हैं, तो रहेंगे 60% क्या रहेंगे, आपका क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, है ना, 60% बेरोजगार हो गए। तो ये हमारी क्या होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। कि जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, ड्यू टू द लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आपकी जॉब्स जो है लिमिटेड है। अब ऐसा होता क्यों है, देखिए दिक्कत ये है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज, मैंने बताया डेवलपिंग कंट्रीज में क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला हमारा जो कैपिटल एक्लूमेशन है, जो कैपिटल है हमारे कंट्री का, वो कम होता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, है ना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, प्रॉपर रोड्स नहीं है, अच्छे इंडस्ट्रीज नहीं है, लैक ऑफ मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स हैं। सो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो लीड टू द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, कैपेसिटी टू क्रिएट अ जॉब्स इज लिमिटेड इन द व्यू ऑफ द एडिक्वेट प्रोडक्शन कैपेसिटी, इनएडिक्वेट प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लो है, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इज वेरी लो ड्यू टू दिस ऑल्सो, ठीक है। देखिए इन इंडिया द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज नॉट ओनली लिमिटेड बट इट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग एट स्लो रेट बिकॉज ऑफ द स्लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है, जिसे पूंजी बोला जाता है, वो बहुत स्लो फॉर्म हो रहा है। कहने का मतलब है कि जो नई नई जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इवन एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी बहुत क्या है, स्टैग्नेंट है। तो उसकी वजह से जो हमारा जो है कैपिटल है वो बहुत स्लो फॉर्म हो रहा है। कैपिटल क्या होता है, बेसिकली एसेट्स। हमारे जितने भी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो स्कूल्स हो गए, हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब क्या है, बेसिकली आपका कैपिटल ही है, हमारी कंट्री का एसेट्स ही है। तो बेसिकली ये हमारे बहुत स्लो फॉर्म हो रहे हैं। हमें ज़रूरत ज़्यादा की है, मतलब हाइयर रेट पे जो कैपिटल फॉर्म होना चाहिए सीइंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन, लेकिन उस रेट पे नहीं हो रहा, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये एक तरह का टेम्पररी फिनोमिनन कह भी सकते हैं कि नहीं है होता। ठीक है, टेम्पररी फिनोमिनन नहीं है आपका। क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज़ डीप रूटेड एंड क्रोनिक इन नेचर, और ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जल्दी जाती नहीं है, क्योंकि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा आपकी कंट्री में, मतलब एसेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। एसेट्स क्या हो गए, आपके इंडस्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज को बिल्ड करना पड़ेगा, रोड्स को बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। तो बड़े बड़े ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करना पड़ेगा जहाँ पे जो लेबर फोर्स है, जहाँ पे क्या कर सके, जॉब मिल सके जिनको, और बेसिकली जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, दैट इज अ ओपन एम्प्लॉयमेंट। देखिए ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ओपन एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन देयर आर सम वर्कर्स हु हैव एब्सोल्युटली नो वर्क टू डू, मतलब काम है ही नहीं, मतलब उन लोगों के लिए कुछ काम ही नहीं है। दे आर विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट बट दे आर फोर्स टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट इन एब्सेंस ऑफ वर्क। देखिए जो आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट था इससे ऊपर, उसमें क्या था, आपका क्या है, बेसिकली लिमिटेड आपके क्या है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी। लेकिन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली आपकी एब्सेंस होती है, वर्क ही नहीं है। ठीक है, सो दीज वर्क आर कंप्लीटली आइडल, बिल्कुल ही आइडल है। ओके, दे रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट फुल टाइम, और ये पूरे साल, मतलब पूरे जब पूरे साल कह सकते हैं या पूरे टाइम पीरियड के लिए क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ही रहते हैं, अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। सो सच अनएम्प्लॉयमेंट इज क्लियरली विजिबल एज अ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन कैन बी काउंटेड, हेंस इट इज कॉल्ड द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप आराम से नंबर ऑफ द पर्सन, अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन काउंट कर सकते हो इस केस में। सो इट इज कॉल्ड द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सो ओपन एम्प्लॉयमेंट इज मेजरली फाउंड इन द अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में ज़्यादा मिलता है देखने को। ठीक है, कंपेरेटिवली टू द रूरल एरियाज। ओके, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली आपके ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के ही कुछ टाइप्स हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट है आपकी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी हमारे कंट्री में बहुत देखने को मिलती है। देखिए इसका क्या होता है कि मतलब आपको, मतलब सिर्फ लिमिटेड ज़रूरत है सिर्फ 5 जनों की, लेकिन उसमें काम कितने कर रहे हैं, 10 जाने कर रहे हैं। मतलब जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस में काम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है हमारा एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में मान लीजिए कि 2 एकड़ में देखा जाए तो 2 से 3 लेबर बहुत है काम करने के लिए, लेकिन पूरी फैमिली लगी होती है उसमें, है ना, पूरा परिवार लगा होता है, 10-15 मेंबर्स का पूरा परिवार लगा होता है। ठीक है, मे बी वो हो सकता है कि वो करना ना चाहते हो, या उन्हें कोई जॉब ना मिल रही हो, वॉट एवर द रीज़न मे बी। लेकिन इसमें होता क्या है ना, इसमें क्या होता है कि जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग इंगेज हो रखे हैं। देखिए लिखा भी है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ नंबर ऑफ अ वर्कर इंगेज्ड इन द जॉब इज मोर देन द एक्चुअली रिक्वायर्ड टू द गिवन वर्क। मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, है ना। बेसिकली 5 जनों की जरूरत थी, लेकिन कर कितने रहे हैं, 10। तो बेसिकली 5 तरह का, एक तरह का क्या है, वो आपकी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। दे आर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड। तो बेसिकली ये तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो नॉट विजिबल, क्योंकि आप बता नहीं सकते, क्योंकि आप अगर फील्ड में कोई 10 जने काम कर रहे हैं तो आप स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते कि वो बेरोजगार है। लेकिन वो कायदे से बेरोजगार है, इसलिए ही वो काम कर रहा है क्योंकि वहाँ जरूरत नहीं थी एक्चुअली में। ठीक है, भले वो उनकी फैमिली हो, भले वो अपने रिलेटिव के लिए काम कर रहा हो, भले ही वो मतलब बहुत कम वेज रेट पे काम कर रहा हो, या कोई बिल्कुल फ्री में काम कर रहा हो, लेकिन देखा जाए तो वो इस समय उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी लगा हुआ है।
ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है दैट इन द एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पे लिखा भी है द इन द एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट टेक्स अ फॉर्म ऑफ वर्क शेयरिंग, गिवन वर्क इज शेयर्ड अमंग द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स देन द रिक्वायर्ड। तो आपको जो बेसिकली एग्रीकल्चर में बहुत देखने को मिलता है रूरल एरियाज में कि मान लीजिए कोई 15 मेंबर्स की फैमिली है और आप उनके सिर्फ उनके पास 3 एकड़ लैंड है, तो देखा जाए तो 3 से 4 लेबर या 3 से 4 पीपल बहुत हैं, लेकिन पूरी फैमिली लगी होती है। अब इसका रीज़न कोई भी हो सकता है, या ये करना नहीं चाहते हो, या इनको कोई जॉब नहीं मिल रही हो, ठीक है, या इन्हें ये सिटीज़ में ना जाना चाहते हो, कोई भी सिचुएशन हो। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ जो पीपल है रिक्वायर्ड वो कम है, लेकिन काम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल दे भी रखा है, फॉर एग्जांपल कि इफ़ अ नॉर्मल वर्किंग आवर इज़ 4 आवर्स अ डे, ठीक है, 40 घंटे जो है काम होता है, तो अगर डिवाइड करोगे तो 40 घंटे है, अगर 4 वर्कर्स हैं तो 10 घंटे एक वर्कर्स को करने हैं, लेकिन लगे मान लीजिए कितने हैं, 5 हैं, तो फिर एक बंदा सिर्फ 8 आवर्स ही करेगा, ठीक है। तो कहने के मतलब है हर एक इंसान की क्या है 2 आवर्स वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, 2 आवर्स वेस्ट हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि उसकी जो प्रोडक्शन जो उनकी वर्किंग कैपेसिटी है उससे वो कम काम कर रहे हैं। तो यहाँ जैसा साफ साफ लिखा है कि इन अदर वर्ड्स ईच वन इज अनएम्प्लॉयड फॉर द 2 आवर्स अ डे, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका दैट इज अ अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत होती है, ये भी हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि आपको जितनी आपकी स्किल है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, उससे आपको एक कम पैसा मिल रहा है। बेसिकली मान लीजिए कि आप एक क्वालिफाइड पर्सन हो, ठीक है, ये प्राइवेट टीचर्स में बहुत होता है, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के लिए बहुत होता है, दे आर हाईली क्वालिफाइड, ठीक है, बहुत अच्छे क्वालिफाइड होते हैं, डिग्रीज होती है, एक्सपीरियंस होता है, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी कम जो है वेज रेट या काफ़ी कम जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है उनको दी जाती है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम कई सेक्टर्स में बेसिकली आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मैं हर सेक्टर में नहीं, लेकिन कई सेक्टर है, जैसे प्राइवेट स्कूल का मैंने एग्जांपल बताया, और भी कई सेक्टर्स हो सकते हैं कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से क्या है कम पैसा मिलता है। तो वो भी एक तरह की आपकी अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट जिसे बोला जाता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक टाइप ही है। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ employed person are contributing to the production and income which is less what they are really capable। अब आ जाइए भैया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि लोगों को रोजगार है कुछ ही सीजन्स के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, एग्रीकल्चर में ये बहुत होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो आपका सोइंग सीजन है, जब आपकी जो फसलें लगाई जाती हैं तब आपका एक तरह का रोजगार होता है, उस समय लोगों की लेबर्स को एम्प्लॉय किया जाता है। और दूसरा जब उसको हार्वेस्ट किया जाता है तब बेसिकली आपकी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, या तब एक्टिविटीज़ होती हैं जब लेबर को रखा जाता है या लेबर को बेसिकली एम्प्लॉय किया जाता है। इन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है, उस पीरियड में क्या होता है, जो लेबर है, ठीक है, या जो पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड होगा, तो वो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये कई इंडस्ट्रीज में भी हो सकती है। मान लीजिए खासकर इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, आगे इसमें पढ़ेंगे कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे आपकी शुगर मिल हो गई, ठीक है। तो हो सकता है कि जब शुगर मिल को अगर मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर सीजन में अगर उनको शुगर केन प्रोवाइड नहीं होता, ठीक है, तो बेसिकली वो क्या हो जाएंगे, फिर कंपनी शट हो जाएगी या कुछ टाइम पीरियड के लिए बंद हो जाएगी। सो दैट विल ऑल्सो कम अंडर द सीजनल। या कोई एक ऐसा प्रोडक्शन यूनिट है जो आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो आइसक्रीम बेसिकली कब ज़्यादा आप कंज्यूम की जाती है इंडिया में, जब आपको पता है हॉट सीज़न होता है या समर सीज़न होता है। तो उसके अलावा जो दूसरा सीज़न में वो खाली बैठ जाते हैं वहाँ के जो वर्कर्स काम करेंगे बेसिकली। तो ये होती है आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब दिस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन गेट अ वर्क ड्यूरिंग सम डेज और मंथ्स ऑफ अ ईयर but not regularly throughout the year, and therefore they are unemployed during the some part of the year, ठीक है। so this is called the seasonal unemployment। चलिए
अब एक तरह की दो और प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे. we'll discuss two some special problems of unemployment, namely educated unemployment and technological unemployment. देखिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है इंडिया में भी, ये भी बढ़ती जा रही है. इसका मतलब क्या होता है कि एजुकेटेड जो पढ़े लिखे हैं वो उनको जॉब नहीं मिल पा रही है. ठीक है, जो मैट्रिकुलेट हैं, हायर 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सो दे आर क्वालिफाइड बट दे आर नॉट सुइटेबल टू सम वर्क. कहने का मतलब है कि अब देखिए ये हमारी कुछ एजुकेशन सेक्टर की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं. वो क्या करते हैं, डिग्री ओरिएंटेड है सब, है ना. आपको डिग्री बांटती जाती है लेकिन आपको काम कुछ नहीं आता. ठीक है, नाइदर यू डोंट हैव एनी स्किल्स. बेसिकली आपके अंदर स्किल्स होती नहीं है कोई काम करने की, बट आपके पास डिग्रीज होती हैं. उस केस में आपका क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है. ठीक है, सो दे आर बिकम द यू कैन से अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे मे बी लैकिंग द क्या कह सकते हैं, लैकिंग द स्किल्स इन दैम, और दे माइट बी सम प्रॉब्लम, और देयर माइट बी सम प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, वॉट एवर मे बी. कि जब आपको एजुकेटेड जो यूथ है, जो एजुकेटेड पीपल हैं, उनको आपको जॉब्स नहीं मिलती. ठीक है, ये जॉब्स नहीं मिलती, सो दैट इज कॉल्ड द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो इतना आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ. आप इसके बाद और भी पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट. दैट नेक्स्ट इज कॉल्ड द टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द लो यूज ऑफ द लेबर सेविंग टेक्निक्स. यहाँ आप कह सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पहले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर रखा था कि जो प्रोडक्शन है दो तरीके से हो सकता है. एक आपका लेबर इंटेंसिव है, एक आपका कैपिटल इंटेंसिव है. कैपिटल इंटेंसिव में क्या करते हैं आप, मशीन्स यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ करते हैं. और लेबर इंटेंसिव में क्या करते हैं आप, मशीन से कम लेबर को ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो अगर कोई कंपनी आपकी क्या है, कैपिटल इंटेंसिव हो रही है ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, बड़ी बड़ी मशीन्स आ रही हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग जो कंपनीज है वो लेबर्स को कम एम्प्लॉय कर रही है, कम जो बड़ी बड़ी मशीनरी से उससे ही काम लिया जा रहा है. तो इससे क्या हो रहा है, एक तरह की टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो आपकी जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेबर्स हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर देते हैं लेबर को अपनी जो बड़ी बड़ी मशीन्स के द्वारा. ठीक है, सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. चलिए नेक्स्ट इज, ठीक है, तो इसलिए अब एक चीज़ आपको बता दूं कि इस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने किस पे फोकस कर रही है. गवर्नमेंट आजकल एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. ठीक है, ये जो एंटरप्राइजेस होते हैं ना, इसका फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है. आपके हैंडीक्राफ्ट के काम हो गया, ठीक है, आपका बेसिकली जो भी रूरल एरियाज़ में छोटे मोटे उद्योग हो गए, ओके, अर्बन एरियाज़ में जो छोटे मोटे उद्योग हो गए, इसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी मशीनरी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती हैं, है ना. तो इसमें जो छोटी मशीन ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, बेसिकली आप कह सकते हो ये लेबर इंटेंसिव है. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको ज़्यादा प्रमोट कर रही है. क्यों, क्योंकि इससे क्या है, लेबर को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. और जो आपका वर्किंग फोर्स है, क्योंकि जैसा आपका नेचर है, आपकी कंट्री का, हमारी जैसे हमारी कंट्री में ह्यूमन फोर्स बहुत है ना, लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड है. ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे अगर कंट्री को डेवलप करना है, यू कैन से, और रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो एमएसएमई जो सेक्टर है एक गेम चेंजर हो सकता है. ठीक है, तो आप इसको और डीपली पढ़ सकते हैं एमएसएमई सेक्टर को. फाइन, ठीक है. चलिए, अब इन्होंने ये ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है, आप ये देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में कौन कौन सी होती है. देखिए रूरल एरियाज में क्या देखने को मिलती है आपको, डिस्गाइज्ड आपको पता है, नंबर ऑफ द पीपल रिक्वायर्ड इज लेस बट द वर्किंग इज मोर. मतलब रिक्वायर्ड से जब रिक्वायर्ड लेस है किसी पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन काम ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, तो वो आपकी डिस्गाइज थी. सीजनल आपको पता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको रोजगार मिलता है और बाकी टाइम वो बेरोजगार रहते हैं. एजुकेटेड पता ही है आपको, ठीक है, मतलब उनका डिग्रीज है लेकिन उनके पास कोई मे बी वहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या कोई आपको कह सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे उनको स्किल्स नहीं है, तो इसलिए उनको जॉब नहीं मिलती है. ठीक है, डिस्पाइट हैविंग द डिग्रीज. और अर्बन की बात करें तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में आपके कौन कौन से टाइप हैं. एक तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब काम ही नहीं है. दूसरा आपका क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कम वेजेस में काम करना पड़ रहा है आपको. तीसरा एजुकेटेड. देखिए एजुकेटेड आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी फाइंड मिलता है आपको, या देखने को मिलता है. देन टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें क्या होता है, अगर इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, बड़ी बड़ी मशीन को लगा के बेसिकली जो लेबर को रिप्लेस कर देती है, और फिर उसकी वजह से क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है इकॉनमी में. नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको बेसिकली आपको रूरल एरियाज में भी देखने को मिलता है, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर में, और अर्बन एरियाज में वो कंपनी जो सीजनली काम करती है बस. ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो आप ये ऐसा चार्ट बना के फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, 3-3 4-4 लाइन में एक एक जो आपका बेसिकली जो टाइप है डेफिनेशन का.
इसका जो अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैट इज़ अ कॉसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भैया इसके कॉसेस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण भी तो पढ़ना है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला देखिए, ये जो मैंने ये जो आपका ये जो टॉपिक है, ये जो इससे पहले जो टॉपिक है, देखिए ये जो कोई भी जो पॉइंट्स हैं वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो आपके उसमें इंक्लूडेड नहीं था। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 15.6 दैट इज़ अ कॉसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बेरोजगारी के कारण क्या है, सबसे कारण है लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना स्टार्टिंग से बड़ी लो रही है। आप अगर 1991 के बाद देखें थोड़ा सा, उसके बाद हमें पुश देखने को मिला था इकोनॉमी में। ठीक है, ड्यूरिंग द डॉक्टर मनमोहन सिंह वी रीच एटमोस्ट 10% जो हमारी ग्रोथ रेट थी। लेकिन अब रिसेंट टाइम में हम बात करें तो अब अंडर 5%। ठीक है, पिछले साल की हमारी जो ऑलमोस्ट 5% सिर्फ ग्रोथ रेट थी, और अब इस साल तो माइनस में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि माइनस में जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो कोई ना कोई सिचुएशंस ऐसी आ जाती है हमारी इकोनॉमी में, उसकी वजह से जो लो रेट है हमारी इकोनॉमिक ग्रो होने की वजह से। अब जब आपकी जो इकोनॉमिक रेट पे ग्रो करेगी तो डेफिनेटली वहाँ पे लो आउटपुट होगा, और जब लो आउटपुट होगा तो मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो कम हायर करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है, और जब प्रोडक्शन कम हो रहा है तो कम हायरिंग होगी, कम हायरिंग होगी तो क्या होगी, कम एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिसका एक कारण क्या है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट का वजह बन जाएगा वो। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, और ये जो दिक्कत है आपका एग्रीकल्चर में भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर आपका बहुत शार्पली ग्रो कर रहा है, ये एग्रीकल्चर आपका क्या है, दोनों जगह देखने को मिल रहा है। आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी स्लो फेज पे चल रहा है। इवन हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी, उसकी भी ग्रोथ रेट कुछ खास अच्छी नहीं है। और तीसरा कारण ये भी है कि ज़्यादातर हम क्या कर रहे हैं, लेबर जो लेबर इंटेंसिव है उसे हम कम करते जा रहे हैं, और कैपिटल इंटेंसिव को बेसिकली हम प्रमोट कर रहे हैं इवन इन द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, बड़े बड़े जो मशीन्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं अदर देन द टेकिंग द ह्यूमंस और पर्सनस। ओके, ऐसा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैट इज़ अ लो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इवन हमारी जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत डेवलप किया है। इवन 1960 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद हम 1980s में आते आते हम क्या हुए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। दो वी हैव वी हैव क्या 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 कह सकते हैं कि वी हैव एक्सपीरियंस्ड अ गुड ग्रोथ रेट, बट दस राइट नाउ ऑल्सो अगर हम बात करें तो अभी भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इज सेक्टर इज दैट ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेट बीन इज लो एंड टार्डी। ठीक है, a low rate of growth of agriculture sector implies that the growth rate of employment in एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बिन लो। ठीक है, इसका मतलब अगर आपकी लो रेट ऑफ ग्रोथ होगी आपके एग्रीकल्चर में तो उसकी वजह से क्या होगी, लो ग्रोथ रेट होगी आपकी एम्प्लॉयमेंट में भी। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी लो होगी, और जब प्रोडक्टिविटी लो होगी तो डेफिनेटली आपके जो लेबर है आप कम हायर करोगे, है ना, क्योंकि आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है, उसकी वजह से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए, और दूसरे एक ये भी दे रखा है कि लैक ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड एक्सेसिव प्रेशर ऑन पॉपुलेशन ऑफ द लैंड हैव एडेड टू द सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ द मल्टीपल क्रॉपिंग, कई जगह पे मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो नहीं की जाती है ना, तो उसकी वजह से भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न है। और दूसरी बात है इन एडिक्वेट कैपिटल है। ठीक है, और आउट मोडेड टेक्नोलॉजीज है हमारी, है ना, उसकी वजह से भी क्या है, हमारा जो है क्या कह सकते हैं, आपकी बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे पर्सनली लगता है कि इसको हमें बहुत ज़्यादा बेसिकली आपको ग्रो करना चाहिए। बेसिकली इसमें क्या, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करिए, रोड्स को प्रॉपर स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। ठीक है, हाईवेज बनाने की ज़रूरत है बड़े बड़े, फिर बड़े बड़े मशीनरीज, मतलब मशीनरीज की भी ज़रूरत है। ठीक है, पावर की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, फिर एसेंशियल रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है। तो ये सब आपका क्या करता है, कैपिटल के अंडर आता है। तो कैपिटल को ग्रो करना आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक वो आप कह सकते हो एस्पेक्ट है इस समय इकॉनमी का, या एक एम होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो हो सकता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, बैंक क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे। इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, डेफिनेटली एसेट्स, और जो एसेट्स हैं वो बाय होंगे। ठीक है, डिफरेंट कंपनी सेटअप होंगी क्योंकि उनके पास पैसा होगा। मे बी एनी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी जिनको भी बैंक प्रोवाइड करेगा लोन, ऐसा लोन। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी ग्रो होगा। ठीक है, तो कैपिटल एक तरह का हमारा बहुत कम है, या कह सकते हैं कि लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ इंडेड द ग्रोथ पोटेंशियल इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसकी वजह से क्या है, हमारा जो लो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, या कह सकते हो जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी हुई है।
ओके, नेक्स्ट है हमारा रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कंट्री अब कितनों को रोजगार दे, पॉपुलेशन ही इतनी है ना। अब इस समय 60 करोड़ के आसपास जो है हमारा वर्किंग फोर्स है, मतलब जो काम करने के लिए सक्षम है हमारे भारत में। लेकिन देखिए कि क्या 60 करोड़ नौकरियां हैं हमारे देश में, ये एक सोचने वाली बात है। तो दिस इज ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन हैज ऑल्सो एडेड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। वॉट टू रीजंस, फर्स्ट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है डायरेक्टली एडेड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली बात है इतनी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पॉसिबल नहीं होता जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा जो, और दूसरी बात है कि जो रिसोर्सेज और कैपिटल रिसोर्सेज लिमिटेड है, और जो कैपिटल फॉर्मेशन की रेट है वो भी लिमिटेड है। तो इस सारे कारणों से भी क्या है, हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, फाइन। देन है यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, देखिए जहाँ पे ज़रूरत है कैपिटल इंटेंसिव आपको वहाँ पे करनी चाहिए और ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि ये लेबर इंटेंसिव से काम चल सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली रिप्लेस कर देना चाहिए आपको कैपिटल इंटेंसिव टू लेबर इंटेंसिव। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे तो आराम से जो प्रोडक्शन लेवल है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम उसे कैपिटल इंटेंसिव में चेंज कर दें, है ना। और एमएसएमई को इंक्रीज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो लेबर है वो क्या होगा, आराम से एम्प्लॉय हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, ताकि उन्हें, और उसकी वजह से जो है हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, सेव वेरियस मैक्रो पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट हैव एनकरेज द अडॉप्शन ऑफ द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक डिस्पाइट हैविंग द सरप्लस। तो कई जो हमारी जो स्कीम्स रही हैं गवर्नमेंट की, वो उन्होंने ये एनकरेज किया, कैपिटल इंटेंसिव को एनकरेज किया है, लेकिन वेरस उसे करना क्या चाहिए था, लेबर इंटेंसिव को करना चाहिए था। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या है, आपकी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। ठीक है, सो लेबर रिमेन्स अनयूज्ड क्रिएटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दैट इज़ डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिसेंटली अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या आप कह सकते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लाई गई है, जिसके अंडर पे आपकी जो एजुकेशन है उसको स्किल बेस्ड बनाने की ज़रूरत है, उसको वोकलाइज करने की ज़रूरत है। आपके पास डिग्री ओरिएंटेड नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपके पास स्किल बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या मूव करना है, आप ये भी अपने तरफ से भी लिख सकते हो, डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन से हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, कि एटलीस्ट जब कोई 12th करता है तो उसके पास एक कुछ ना कुछ स्किल्स होने चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ स्किल्स होने चाहिए। कोई फॉरेन कंट्रीज में अगर बात करें हम, वेर जापान के एजुकेशन से हम कंपेयर करें, तो उनकी स्किल बेस्ड एजुकेशन है, उनकी डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं है। तो हमें उसमें स्विच करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन हमें करनी पड़ेगी, हमें वोकलाइज करना पड़ेगा अपनी एजुकेशन को, ताकि क्या हो जाए, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाए। हमें वोकेशनल, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वी हैव टू मोर इम्फेसिस ऑन द जर्नल rather than the general education then टू द वोकेशनल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, देखिए वो साफ साफ लिखा है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, क्लर्क प्रोड्यूस करती है, लो एग्जीक्यूटिव लोकल लेवल एग्जीक्यूटिव्स प्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन टेक्नोक्रेट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती, जो कि ज़्यादा विच इज़ नीड ऑफ एन आर। ठीक है, तो आप लोग भी अपने स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करिए, क्योंकि आगे चल के जितना भी आपको एम्प्लॉयमेंट वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्किल बेस्ड ही होने वाली हैं। नेक्स्ट है आपका इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। हमारी जो एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग बहुत कम है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग बिल्कुल है ही नहीं। इनएडिक्वेट इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग हैड बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, लो प्रायोरिटी हैज़ बीन गिवन टू द ऑब्जेक्टिव प्लानिंग। तो डिफरेंट हमारा 5 ईयर प्लान भी देखा जाए तो उसमें भी हमने इतना कुछ खास फोकस किया नहीं था, लेकिन हमने बहुत इंप्रूवमेंट दो की, बट स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव अ लॉट। इनफैक्ट प्लानिंग इन इंडिया हैज़ नॉट बीन अ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। ठीक है, और ये एक जो मुद्दा है ना, जो एम्प्लॉयमेंट और बेसिकली आप कह सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट का, वो जो विपक्ष है, इस समय अगर करंट की बात करें, जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट है, कांग्रेस आप जो भी कह सकते हैं, ठीक है, कांग्रेस या यूपीए,
ठीक है, वो अब बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ जॉब्स वो क्रिएट करेंगे, लेकिन उस हिसाब से वो नहीं हो पाई। ठीक है, तो हमने देख भी सकते हैं कि 5 सितंबर को अगर आपने ट्विटर अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ट्रेंड चला था, एंड इट वॉज ट्रेंडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, क्या ट्रेंड चल रहा था? स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर्म भरवा लेती है और डेढ़ साल तक पेपर ही कंडक्ट नहीं कराती है, और कई बार तो 4 4 साल से हो जाते हैं फॉर्म फिल करते हैं, और लोग फॉर्म फिल करके भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशंस हैं हमारी, इन सिचुएशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग के द्वारा इन सब चीज़ों को सही करना पड़ेगा, हमारा सिस्टम सही करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट देर इज़ हमारे जो एक एम्प्लॉयमेंट का जो बेसिकली प्रोस्पेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो हो पाए। तो प्लानिंग हैज़ टू बी इन द ग्रोथ, और जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, जो कि नहीं रही है। ठीक है, और अभी भी नहीं है, तो अभी भी इस सिचुएशंस को बहुत बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, देन है वीक मैन पावर प्लानिंग। ओके, वीक मैन पावर प्लानिंग हैज़ ऑल्सो राइट टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैन पावर प्लानिंग मतलब होता है कि प्रॉपर बैलेंस करना। देखिए, कई बार आपको अगर दिल्ली चले जाइए तो आपको हाई से हाई आपको क्या मिलेंगे, अच्छे से अच्छे आपको स्किल बेस्ड आपको वहाँ पर एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ी लो सिटीज़ में आ जाइए तो वहाँ पे आपको इतने आप कह सकते हो इंटेलेक्चुअल या स्किल बेस्ड वर्कर्स नहीं मिलते। उसकी वजह से जो लोकल एरियाज हैं, जो या आप कह सकते हो जो बैकवर्ड एरियाज है, वहाँ पर प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, वहाँ पे जब प्रोडक्शन कम होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, आपके जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ वो भी कम रहेंगी। ठीक है, तो हमें हर जगह पे क्या है, बैलेंस क्रिएट करना है। जो मैन पावर है इंडिया में प्रोपोर्शनली डिवाइड करना है, बेटर जो मैन पावर है, ताकि हर जगह का प्रॉपरली हर फील्ड का जो है डेवलपमेंट हो सके। देन नेक्स्ट है ए फेलियर टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स प्रोवाइडिंग अ लार्ज एम्प्लॉयमेंट। तो अभी तक कोई भी ऐसा कोई खास प्रोजेक्ट लाया नहीं गया है। ठीक है, हम लाया भी गया तो ऑलमोस्ट हम फेल ही हुए हैं, क्योंकि अब 1980 से पहले की बात करें तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर जो आपकी कंपनी से वो बनाई जाती थी, है ना 1990 से पहले बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा बेसिकली हम जो है सरकारी कंपनियां खुलती थी, लेकिन वो क्या करती थी, एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट करती थी, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म होती थी। कुछ टाइम बाद क्या होता था, वो कंपनी लॉसेस में चलने लग जाती थी। ठीक है, अल्टीमेटली उससे क्या होता था, प्रोडक्शन लो ही होता था हमारी जो कंट्री का, और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और कम होती गई रेदर देन टू इंक्रीज। ठीक है, तो जो हमारा जो फेलियर ऑफ अ पीएसयू एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि जो हमारे जो लार्ज एम्प्लॉयमेंट जो एक तरह की स्कीम्स थी वो सारी फेल हो गई। ठीक है, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ अ डिक्लाइन ऑफ द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अ नंबर ऑफ द ट्रेडिशनल, देखिए आपको जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है, आपको पता है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जो हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, है ना, जो दिए बनाने वाले, जो घर पे जो दिए क्रिएट करते थे, वो सब धीरे धीरे अब कम हो रहा है, क्योंकि लोगों का धीरे धीरे इंटरेस्ट लेवल उससे कम हो रहा है। या लोग क्या है कि द लाइफ हैज़ ग्रोन वेरी फास्ट, so they are going out of all these. So the number of the traditional village and cottage industries have declined over the years due to the change in the demand. मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अब जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, मॉडर्न गुड्स है, लोग उसे प्रेफर करते हैं। जो आपका जो लोकल था, है ना, ठीक है, लोकल जो आपके बेसिकली जो प्रोडक्ट्स थे उसको अब यूज़ करना नहीं चाहते। उसकी वजह से क्या हुआ है, काफ़ी जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट उसमें काफ़ी आपको इंक्रीज़ देखने को मिला है। ठीक है, देन माइग्रेशन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, है ना, ये भी देख सकते हैं कि जो माइग्रेशन की वजह से भी आपके जो जॉब जो इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हुई हैं। ठीक है, देन लेबर लॉस, हमारे लेबर लॉस भी कुछ ऐसे हैं जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, जो लेबर लॉस बहुत स्ट्रिक्ट है ना, अगर कुछ भी हो जाता है लेबर को तो कंपनी बहुत ज़्यादा एक तरह का रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो काफ़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती है कि वो बचती है, ठीक है, लेबर्स को हायर करने के लिए। उन्हें पता है कि अगर बाई चांस ऐसा कुछ अगर एक्टिविटी, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है, ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, उन्हें काफ़ी हाई कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी उनकी फैमिली को या बेसिकली लेबर को। तो उसकी वजह से भी जो काफ़ी कंपनी हैं बचती हैं और या कम से कम लेबर को ही हायर करती हैं। तो ये सारे रीजंस थे, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा, ये देखिए शॉर्ट में इन्होंने दे भी रखा है, दैट इज़ वेरी गुड। इसमें आप मैक्सिमम आपको 5 पॉइंट्स ही याद रखने हैं। मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन नॉट मोर देन 5 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ फॉर द 6 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, और ये 6 मार्क्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट है लास्ट हमारा टॉपिक, दैट इज अ स्पेशल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स या पॉलिसी मेजर्स आफ्टर 1990। देखिए अब ये यहाँ पे आपका सिलेबस में आफ्टर 2000 है, तो अब हम वही जो स्कीम्स या प्लान्स पढ़ेंगे जो ईयर 2000 या 2000 के बाद लिए गए हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये 1991 में तो इसे छोड़ दीजिए आप, ये 93 का छोड़ दीजिए, पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। ये देखिए 2001 का, तो ये पढ़ लीजिए।
ठीक है, यही लिखना है आपको। आफ्टर द ईयर 2000 या 2000 जो लॉन्च हुआ था वही प्रोग्राम्स आपको, या बेसिकली जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वही पढ़ने हैं। तो ये है आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो इसमें आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, ईयर कब ये लॉन्च हुआ था एक ये याद रखना है, और इसका एम क्या था, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये दो चीज़ें आपको लिखनी है। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, दिस इज वॉज लॉन्च इन 2001 टू प्रोवाइड द वेज एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद द फूड सिक्योरिटी इन द रूरल एरिया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लाइन। ठीक है, ये 3 लाइन ही इसमें है, और तीनों लाइन ये इंपॉर्टेंट है जिसमें दोनों चीज़ें आपकी दे रखी हैं, एम और आपका बेसिकली कब इसे लॉन्च किया गया था। फिर देखिए आपका 4th पॉइंट ये रहने दीजिए, ये भी रहने दीजिए, ये पढ़ लीजिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, तो दिस वॉज स्टार्टेड इन 2001। ठीक है, यहाँ पे शायद 2000 होगा यहाँ पे। दिस स्कीम इज एम्ड एट हेल्पिंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन एस्टैब्लिश अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट। तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा है कि इसको इस टाइम पे लॉन्च किया गया था 2000 और 2001 के बीच में। और इसमें क्या किया था, क्या एम था इनका, कि जो एजुकेटेड यूथ था उनको एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स बना के दिए जाए। मतलब वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को छोटे मोटे बिजनेस करें ताकि उनको क्या है स्वरोजगार मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका कि व्हाट इज मनरेगा। सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और आपको पता है ये कोविड सिचुएशन में जब बहुत से लोगों ने माइग्रेट किया, मतलब बड़ी बड़ी सिटी से, खासकर महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, जब वो अपने बिहार यूपी में गए तो जो ये पर्टिकुलर एक्ट ने बहुत हेल्प की उन नीडी लोगों तक पहुंचने के लिए जिनका रोजगार चला गया था। ठीक है, ड्यू टू द कोविड। तो ये है क्या, सबसे पहले देखिए इसको लॉन्च किया गया था 2005 में। तो ये है क्या, इसके अंडर क्या होता है, मिनिमम 100 डेज का क्या होता है, सरकार क्या करती है, रोजगार प्रोवाइड करती है। मान लीजिए कोई ये गांव है, इसमें बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, अगर ये गांव आपका इसके अंडर आता है, बेसिकली रूरल एरियाज को इसके अंडर कवर किया गया था। ठीक है, अगर आपका गांव इसके एक्ट के अंडर आता है, इसके अंडर आता है, या इस स्कीम के अंडर आता है, तो और अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं तो आपको गवर्नमेंट 100 दिन का रोजगार 100% क्रिएट करके देगी। और अगर गवर्नमेंट नहीं क्रिएट कर पाती तो 100 डेज तक आपको फ्री में बेसिकली आपको क्या दिया जाएगा, आपको वेजेस मिलेंगी। तो 100 दिन का रोजगार तो आपका पक्का था। ठीक है, एंड इट चेंज्ड एंड डेफिनेटली इट हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग दिस ईयर। इसका जो काफ़ी हद तक देखिए, काफ़ी हद तक इसके नुकसान भी रहे हैं, काफ़ी हद तक इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन रिसेंट टाइम पर अगर कोविड की बात करें तो ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है नीडी लोगों तक पहुंचने के लिए। तो आई होप मैंने समझा दिया। इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी थी कब इसे लॉन्च किया गया था और इसका मेन एम क्या था। तो इसका मेन एम ये था कि इट वॉज अ मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द 100 डेज ऑफ गारंटीज वेज एम्प्लॉयमेंट इन द ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हु इज विलिंग टू अंडरटेक अ अनस्किल्ड मिनिमम वर्क एट द मिनिमम वेज रेट फिक्स्ड बाय द एग्रीकल्चर फॉर द एग्रीकल्चर लेबर। तो सबसे पहले इसका देखिए नाम होता था नरेगा, उसको बाद में 2009 में आई थिंक इसको चेंज करके इसका मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, इसको मनरेगा कर दिया गया था। ये 2005 में बनाया गया था, लेकिन इसे लॉन्च किया गया था, मतलब इसे इनेक्ट कब किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था 2006 में। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। देख लीजिए कौन से ईयर में से लॉन्च किया गया था। तो ये अब ये देख कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है जो कि रीसेंट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया है, एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट बोल सकते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीसेंट है। ठीक है, ये 3 स्कीम्स आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और ये आपका बेसिकली ये आपका लास्ट है, लास्ट टॉपिक, मतलब 3 टॉपिक रह गए हैं इस वीडियो खत्म होने के लिए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देखो कब लॉन्च किया गया था, 2005 में। और इसका एम क्या था, आपको एम याद रखना। देखिए द स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग द शॉर्ट टर्म एंड मीनिंगफुल इंडस्ट्रियल रेलिवेंट स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। बेसिकली इसमें ट्रेनिंग दी गई इंडस्ट्रियल बेस्ड, ताकि जो लोग हैं उनको थोड़ा सा स्किल सिखा के उनको ट्रेन करके क्या बेसिकली उनको इंडस्ट्रीज में ताकि जॉब मिल सके। ठीक है, तो आप इतना ही आपको याद रखना है। ओके, और इसका अचीवमेंट देख सकते हैं, अचीवमेंट भी लिख सकते हैं कि इसका टारगेट था कि 24 लाख यूथ को इसमें अक्रॉस द इंडिया इंक्लूड किया जाए, जिसमें 4.3 लाख यूथ को सक्सेसफुली इसको ट्रेन किया गया टिल 2016। तो ये इसकी अचीवमेंट रही है। नेक्स्ट है हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ठीक है, तो दिस इज अ प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल, मतलब आपको स्किल भी सिखाई जाएगी और उसके बाद आपको प्लेस भी किया जाएगा कहीं ना कहीं कंपनीज में, जहाँ पे सरकार कंपनीज को रिक्वेस्ट करेगी कि क्या कि हम गवर्नमेंट बोले कि हम स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्या करिए, नौकरी दीजिए। तो देखिए ये स्किल बेस्ड बेसिकली स्किल बेस्ड आपका प्लेसमेंट लिंक्ड एक डेवलपमेंट स्कीम थी फॉर द रूरल यूथ। ठीक है, हु वर पुअर
तो 1.7 लाख यूथ हैव बीन ट्रेंड, तो इतना इसकी ये अचीवमेंट रही है, जिसमें से 0.6 लाख जो है लोगों को प्लेस किया गया था अंडर 2015 की 16, दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट है स्किल इंडिया, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, जैसे मार्च 2015 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था कि जो आपको बेसिकली जो यूथ होता है उसे स्किल्स प्रोवाइड की जा रही थी। ठीक है, स्किल्स कौन सी प्रोवाइड की जा रही थी आपकी, जैसे आपके कारपेंटर्स हो गए, वीवर्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, टेक्सटाइल हो गई, कैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सब चीज़ों के जो आपका कह सकते हो कि बेसिकली सेक्टर्स है, इस सेक्टर्स में स्किल्स प्रोवाइड की गई बहुत सारे यूथ को, ताकि उन्हें क्या मिल सके, इजीली जॉब प्रोवाइड हो सके। ठीक है, और इसकी देखिए इसका एम क्या था कि इट एम्स, एक एम भी लिख सकते हैं कि इसका एम था डेवलपिंग अ स्किल ऑफ द 500 मिलियन यूथ ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज बाय 2020। सो यहाँ आज हम यहाँ पे वीडियो ख़त्म करेंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।